दीन इस्लाम भी यही बताता है कि भाई पढ़ो, पढ़ने के लिए कहा गया। और हमें इस्लाम को जो है नहीं समझा तो हमें पीछे हो गए, जिसकी वजह से हर जगह हम कुचले जा रहे हैं। आज हम नहीं तो समझे कि उन्हें कोरे कागज़ के बराबर है। मिसाल अभी हमारे हुबली धारवाड़ के कमिश्नर श्री एन शशि कुमार ने बच्चे को इसलिए अप्रिशिएट किया कि उसके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी थी। अगर हमारे माशरे के अंदर आई खराबियाँ, जो शराब पीना हो, जुआ खेलना हो, ड्रग्स लेना हो या छेड़खानी हो, जो भी है गंदे अफराद है, उसको हमें अपनी एजुकेशन के ज़रिए से उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। इस्लामिक तरीके से हम देखें तो कुरान शरीफ में फरमाया गया है, एक आयत है, सेविंग अ लाइफ इज इक्वल टू द सेविंग ऑल द मैनकाइंड। अगर हम किसी एक की जान अगर बचाएंगे तो पूरी इंसानियत बचाए जैसा वो इक्वल है। गरीब आ गया, अगर आप उससे फीस ना लेके उसकी दुआएं ले तो वो भी हमारे को बहुत अच्छी ब्लेसिंग हो सकती हैं। जो अभी तो 5 वक्त कैसे नमाज पढ़ लेते हैं, कुरान शरीफ सुबह में यासीन ऐसी मंजिल पढ़ लें। अच्छा, इसी तरीके से 2-3 साल जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर विदाउट एजुकेशन खाना वाना बनाना मुझे नहीं आता। चाय बनानी आती है? नहीं आती। चाय कैसे बनानी आती है वो तो मालूम है। शक्कर, चाय पत्ती, उसकी रेसिपी बताइए, प्रॉपर बताइए। पानी को गर्म करो, हाँ, शक्कर, चाय पत्ती डालो किसमें डालना है? पानी में। पानी में डालना है? हाँ, बर्तन में डालना है, पानी में डालना है? पानी में। पानी में डालना है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलेगा, कोई बात नहीं। आप एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक को चाय बनाना आ जाए। मुझे भी चाय बनाना नहीं आता। तो मैं सीखना चाह रहा था कि आपसे आप चाय कैसे बनाती हैं? क्योंकि क्या मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं एचडीएमसी न्यूज़। एचडीएमसी न्यूज़ आज फिर एक नई खोज के साथ में गौसिया नगर में आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक तरह के नायाब हीरे तलाश करने में एचडीएमसी न्यूज़ लगा है। आज जो है एक नायाब हीरे को हमने तलाश किया है, जो कि बहुत ही जो ओल्ड डुबली का जो एक तरह का माहौल है कि यहाँ पर जो है एजुकेशन को ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, ऐसा यहाँ का कहना है। मगर इस ओल्ड डुबली में ही ऐसे भी कुछ लड़कियां लड़के हैं जो कि एक हीरे की मानिंद है, जिनका नाम मैं पेश करने से पहले सबसे पहले वो जो है आज उनको एक नीट के ज़रिए से उनको एमबीबीएस की सीट मिलने की वजह से आज वो बहुत खुश है। तो आज आइए हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे ही उनका तारुफ़ भी लेंगे और जानेंगे उन्होंने किस तरीके से नीट का एग्ज़ाम दिया, फिर उसको कैसे प्रिपरेशन के बाद में उन्होंने क्रैक किया, कितने नंबर से वो कामयाब हुई, कैसे उनको एमबीबीएस सीट मिली और कहाँ मिली, कौन उनको सपोर्ट किया, कैसे वो डॉक्टर बनना चाह रही हैं, डॉक्टर बनने के बाद में उनका सपना क्या है, हर चीज़ को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आइए उनसे बात करेंगे, वो जो नायाब हीरा हमारे साथ में मौजूद है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा वसूल है और मैंने अपनी स्कूलिंग खादरिया स्कूल से की है अप टू 6th स्टैंडर्ड, और मैंने 7th से अपनी स्कूलिंग सरदार महबूली में की है, और मैंने अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सना शाइन में कंप्लीट किया है, और मैंने नीट कोचिंग विद्या निकेतन से करी है, जिसमें इस साल मेरे 633 मार्क्स आए हैं नीट 2024 में, और मुझे गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस किम्स कोप्पल में मिला है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा सबसे पहले जो बेसिक एजुकेशन, तो बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद में फिर जैसे कि आपने कहा सना शाहीन कॉलेज में किया, तो सना शाहीन कॉलेज में कैसी एजुकेशन है? कहाँ से कैसे आपको वहाँ सपोर्ट मिलता है? उसके मुतालिक थोड़ा बताइए। सना शाइन में बेसिकली फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे टीचर से मेरी मुलाकात हुई है, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। सेकेंड ईयर में भी व्हेन जब वो गए तो उतना सपोर्ट नहीं था, बट सना शाइन भी अच्छा है। अच्छा, वहाँ पर कोचिंग लगाने का मतलब क्यों? कोचिंग लगाने का मेरा मेन रीज़न यही था कि वहाँ पर हमारे और जो सना शाइन के सीनियर्स थे, हमारे से जो सीनियर थे उनकी वो फर्स्ट बैच थी, और उनके मार्क्स देखने के बाद जो उन्होंने अचीव किया था उधर, मेरे सना शाइन के वन ऑफ माय केमिस्ट्री के फैकल्टी अशरफ सर ने मुझे सजेस्ट किया कि विद्या निकेतन ज्वाइन करो। उधर के मेरे सीनियर्स को एक को बेंगलुरु में सीट लगी थी और एक को कोप्पल में, इसलिए मेरा वो था कि उधर ही जो ज्वाइन करना है बोल। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो है सना शाहीन कॉलेज में आपने पीयूसी फर्स्ट और सेकेंड ईयर का टोटली फीस दिया इंक्लूडिंग नीट कोचिंग, हाँ, उसके बावजूद भी आपने जो है विद्या निकेतन से फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा
कोचिंग के लिए फीस दे करके वहाँ पर आपने पढ़ाई की। क्या वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी सनाशाइन कॉलेज में? क्यों वहाँ पर फिर आपने एक्स्ट्रा फीस पे की? सनाशाइन में पढ़ाई की बात करें तो टाइमिंग वाज लाइक फ्रॉम 8 टू 4 होता था। तो आफ्टर आने के बाद मेरा भी उतना ये नहीं था कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती थी। और मेरा सिर्फ यही था कि सेकंड पीयू से मैं सिर्फ बोर्ड्स में अच्छा करूँ, बोर्ड्स में 90% अबाव करूँ तो हो जाएगा। नीट को मैं एक बहुत बड़ी लाइक एग्ज़ाम समझती थी कि नहीं होगा, कुछ भी पढ़ लो तो भी नहीं होगा, ना पढ़ो तो भी नहीं होगा, इसलिए पढ़ें क्यों? मैं ऐसा सोच रखती थी वो नीट के बारे में। लेकिन जब मैं विद्या निकेतन ज्वाइन किया नीट के सनाशाइन के बाद जब मैंने ज्वाइन किया, इधर आके जब दूसरे बच्चों का डेडिकेशन देखा और जो फैकल्टी है, इतना सपोर्टिव फैकल्टी मैंने अब तक मेरे 12th तक कहीं नहीं देखा था जितना सपोर्टिव मैंने अपने विद्या निकेतन में देखा। और जो डेडिकेशन, जो बच्चों में डेडिकेशन होनी चाहिए नीट को, उनसे ज़्यादा डेडिकेशन विद्या निकेतन फैकल्टी में थी। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उनका देख के जो वो हमारे मतलब फ्रॉम सुबह 8 से नाइट के 10:30 तक क्लासेस में वो हमारे साथ रहते थे। इतना कोई नहीं रह सकता है अप टू 11 o'clock। और संडे भी हमारे क्लासेस चलते थे एज़ यूजुअल और हम कभी भी कॉल कर सकते थे उनको। इसीलिए मे बी वही अच्छा, तो। जैसे कि आपने जो विद्या निकेतन से कोचिंग वहाँ से लिया, तो वहाँ पे बेस्ट जो टीचर्स हैं उनके कुछ नाम बताइए, कैसे वो सपोर्ट करते थे? बेस्ट टीचर केमिस्ट्री के सबसे बेस्ट टीचर थे एमएमआर सर। ही इज ऑल लाइक वो तमिलनाडु से हैं। और सबसे बेस्ट टीचर इज हमारे जोलॉजी सर हु इज अ डॉक्टर। उन्होंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट तमिलनाडु में ही किया है। अभी वो हमको टीच कर रहे हैं बिकॉज आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दिस फ्रॉम दिस वो अपना खुद का क्लिनिक खोलेंगे एक आफ्टर दिस। सो वही एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो जस्ट इमेजिन कि वो कैसा हमको पढ़ाए, बहुत इंटरेस्टिंग से। मतलब अगर उनका कोई क्लास भी सुन लेगा तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे पढ़ाते थे वो। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आपने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया, क्या नीट का एग्ज़ाम टफ़ होता है? उसके मुतालिक बताइए, क्योंकि सभी लोगों को यही पता है कि नीट का एग्ज़ाम देना एकदम इम्पॉसिबल है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आपको नीट का एग्ज़ाम देते वक़्त कैसे लगा? कैसे आपने नीट का एग्ज़ाम दिया? इसकी जो ये पढ़ाई होती है, वो कैसी होती है? आप बताइए ताकि जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, ये नीट के एग्ज़ाम की तरफ नहीं जा रहे, तो उनको आप एक मैसेज दीजिए कि आप कैसे नीट का एग्ज़ाम को क्रैक किया? मैंने नीट के एग्ज़ाम से जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, सो पहले तो मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, लाइक 450 ऐसे आ रहे थे, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। फर्स्ट मंथ में ही मेरे को क्विट करना ऐसा ऑप्शन आ गया था। मैं क्विट कर दूँ, मेरे को नहीं हो रहा, 1 साल में क्यों अपना बर्बाद करूँ, ऐसे फील हो रहा था। मतलब बहुत पढ़ने के बाद भी जब बावजूद मार्क्स नहीं आते तो बहुत डिमोटिवेट हो गया था। तो तब मेरी अम्मी ने जब मैं रोने का स्टार्ट करी थी तब अम्मी ने बोला था इट्स तो अच्छा, क्यों रोना आ रहा था? क्या हुआ था? तो मैंने उस एग्ज़ाम के रात पहले बहुत 2-2 3-3 बजे तक भी जब भी पढ़ाई की थी, तब भी मेरे मार्क्स 450 में आ रहे थे। और मेरी जो फ्रेंड थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके मार्क्स 580 आ रहे थे। सो उतना पढ़ने के बाद भी जब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मेरे को बहुत फ़ील हो रहा था। पहली बार मैंने उतना कुछ हार्ड वर्किंग किया था, तब भी कुछ मार्क्स आने में बहुत रोना आ रहा था, अच्छा, फिर डिमोटिवेट। कैसे मार्क्स ज़्यादा आए? कैसे क्या हुआ? फिर क्या मिरेकल हुआ? फिर मिरेकल ये हुआ कि जब एक ग्रैंड टेस्ट हुआ तब तो मेरे मार्क्स एकदम 320 आ गए डायरेक्टली। तो उसके बाद तो मैं कॉलेज को नहीं जाना ऐसे सोची थी, नहीं होता मेरे हाथ से कुछ, मैं ऐसे नॉर्मल डिग्री कर। मतलब आप गिव अप करना चाह रही थी? हाँ, सो फर्स्ट मंथ का जब ग्रैंड टेस्ट हुआ, लाइक मेरे को गिव अप करने का ऐसे मन हो रहा था। तो मैं जब रूम में बैठी थी तो मम्मी आए, पूछे क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हूँ? मैं बोली ऐसा मेरे को गिव अप करना है, मेरे को पढ़ने के बाद भी कुछ भी ये नहीं हो रहा। तो तब मम्मी बोले कि हम तो तेरे को ऐसे कुछ प्रेशर नहीं दे रहे घर की तरफ से, तू खुद के इंटरेस्ट से नीट ज्वाइन की थी। मैं ऐसा कुछ नहीं था कि आप नीट ज्वाइन करो, कुछ भी करो, तो खुद के इंटरेस्ट से की, जितना हो सके तेरे कितनी कैपेसिटी है उतना कर, कितना है अपना बेस्ट दे, बाकी रिजल्ट अल्लाह देने वाला है इंशाल्लाह। जो मेहनत करते हैं अल्लाह उनका रिजल्ट देते बोल के जब बोले, तो तब मैं फिर रोना बंद करके फिर से पढ़ने का स्टार्ट की। फिर थोड़ा बोल के मार्क्स 450 आए, 460। तो वो 10 मार्क्स, ऐसा नहीं कि मेरा रैंक टॉप 10 में था, ऐसा 20 से 25 ऐसा वेरी करने लगा। जब 10-10 मार्क्स ही बढ़ने लगे तो थोड़ा अच्छा फील होने लगा, एटलीस्ट कुछ तो काम आ रहा। और जब मैं अपने फैकल्टी से मुलाकात की तो वो भी बहुत बाजू में बैठ के पढ़ा लेके बैठते थे। तेरे को ऐसा क्या मुश्किल हो रही कि तेरे मार्क्स नहीं आ रहे बोल के बाजू में बैठते थे। वो बहुत अच्छा लगने की वजह से थोड़ा थोड़ा करके 500 क्रॉस करने लगे। जब 500 क्रॉस करने लगे तब एक कॉन्फिडेंट आता था, हाँ हो जाएगा ऐसे बोल के लगता था। अच्छा, फिर कितने अभी जो आप नीट क्रैक कर चुके हैं,
तो कितने मार्क्स आए और कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला उसके मुतालिक बताइए? सो मैं नीट अभी क्रैक करने में मेरे 2024 में 633 मार्क्स आए हैं और मेरे को किम्स कोप्पल में अलॉटमेंट हुई है सीट, गवर्नमेंट सीट। अच्छा, वहाँ पर अभी कैसे रहना होगा? वहाँ पर क्या फीस होगी? कैसे क्या उसके मुतालिक थोड़ा बताइए? सो कॉलेज तो अभी स्टार्ट हो गई है। उधर का कर्नाटका केई अपना फीस लेती है गवर्नमेंट सीट की, जो 65,000 होती है और हमारे कोप्पल कॉलेज की फीस 16,000 है और हॉस्टल की 24,000 है, जो कि 10,000 बाद में हमारे को डिपॉजिट हो जाता। सेकेंड ईयर से हॉस्टल फीस 9,000 होगी। अच्छा, जैसे कि वहाँ पर अकोमोडेशन रहेगा, रहना, खाना-पीना सब इसमें आ गया आपका, ऐसा कहना है? नहीं, खाना पीने का हमारे को मंथली 2,000 पे करना होता है खाने अच्छा, का। मतलब दूसरे मेस में लगाना हाँ, पड़ेगा? मेस में खाना लगाने को पड़ेगा, उसका 2,400 मंथली होगा। अच्छा, 2,400 रुपए हाँ। आपको मेस वाले को देना पड़ेगा, हाँ। ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। अच्छा, अभी जो आप डॉक्टर बन रही हैं, तो डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करेंगी? डॉक्टर बनने के बाद मैं फर्स्ट तो मेरा अभी दिमाग में यही है कि इट्स नॉट अ एंड, इट्स द न्यू बिगनिंग, ऐसे है। अभी तो कुछ मैंने अभी कुछ उतना अचीव नहीं किया है। एमबीबीएस करके आई लाइक टू ज्वाइन, मैं पीजी करना चाहूँगी। पीजी के बाद कुछ स्पेशलिस्ट आई वांट टू लाइक अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है। मुझे कार्डियोलॉजिस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर नॉट कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन व्हाट विल बी इन देयर इन फ्यूचर, आई वुड लाइक टू लाइक मेरे को फिर गायनेकोलॉजिस्ट आई टेक एज ऑप्शन अच्छा, इफ नॉट अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए, क्या आपको अच्छा लगता है खाने में, पीने में, खेलने में, कूदने में या पढ़ने में, किसमें आपको अच्छा लगता है उसके मुतालिक थोड़ा बताइए? मेरे को खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब खेलना कूदना होता है तो एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जब हम भी विद्या निकेतन में बहुत ऐसे पढ़ पढ़ के जब बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते थे कि डेली पढ़ना ही होता है, व्हाट इज़ दिस ऐसे बोल के, जब थोड़ा खेल वेल के थोड़ा किसी से बात करके मैं ज़्यादा डिस्कशन अपनी अम्मी के साथ करती थी आके, जितना भी मेरा कॉलेज में हुआ आके बताना, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और मेरे हॉबीज़ है ने ऐसा मतलब इस्लाम के बारे में कुछ रिलेटेड समथिंग टॉपिक इज देयर मीन्स उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है कि यही ये लाइफ नहीं है, ये तो सिर्फ टेस्ट है, हमें तो आखिरत के बारे में अच्छा, जैसे कि आपने कहा आखिरत के बारे में पढ़ना है, जानना है, उसके मुतालिक कहा। अब क्या खाना भी आपको बनाना आता है? कैसे क्या करती हैं? घर का काम भी कर लेती हैं, अम्मी के साथ हाथ बटाती हैं आप? नहीं, मैं घर का काम तो नहीं करती बिकॉज़ मैं लास्ट हूँ, मेरे को कुछ काम ही नहीं मिलता। मेरी नानी भी हमारे साथ रहती हैं, मेरी बड़ी बहन है, मेरी अम्मी है, तो मेरे को कुछ काम नहीं मिलता। और इस्लामिक तरीके से हम देखें तो कुरान शरीफ में फरमाया गया है, एक आयत है, सेविंग अ लाइफ इज़ इक्वल टू द सेविंग ऑल द मैनकाइंड। अगर हम किसी एक की जान अगर बचाएँगे, तो पूरी इंसानियत बचाए जैसा वो इक्वल है। ये चीज़ तो मेडिकल में ही आती है कि हम कैसे सर्व कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के नाते भी अगर कोई गरीब आ गया, अगर आप उससे फ़ीस ना लेके उसकी दुआएँ लें, तो वो भी हमारे को बहुत अच्छी ब्लेसिंग हो सकती हैं, जो कि हमारी आखिरत में काम आ सकती है। अच्छा, जैसे कि अभी आप जो है, आप एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, तो आप क्या कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हैं, नमाज़ भी पढ़ लेती हैं? उसके मुतालिक बताइए। जी, ज़रूर, हम मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, नमाज़, कुरान सब पढ़ लेते हैं। अच्छा, कितने वक़्त की नमाज़ पढ़ती हैं? कितनी बार कुरान शरीफ पढ़ती हैं? अभी तो 5 वक़्त कैसे नमाज़ पढ़ लेते हैं, कुरान शरीफ सुबह में यासीन ऐसे मंज़िल पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो आपके घर में ये अचानक से डॉक्टर बनने का जो आपके दिमाग या फिर सपना आया या फिर किसी ने आपको मोटिवेट किया, कैसे अचानक से आपके दिमाग में आ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है? डॉक्टर एक बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है अगर हम देखें तो, कि एक पेशेंट जब आता है पूरा जब हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है, पता नहीं कौन है, किधर से, बट ऐसे डिपेंड होके बोलता है डॉक्टर देखो ऐसे हुआ, वैसे हुआ। और अभी के इसमें देखें तो कितना रिस्पेक्टफुल वो जो जॉब होती है, किसी का कुछ कर भी दें किसी के लिए कुछ अच्छा, तो कितना अंदर से कितना अच्छा फ़ील होता है। हाँ, मे बी ऐसे तो अब हज़ार केस आएँगे आगे, कितनी मदद करनी होगी उनकी, कितना अपनी लाइफ उनमें जो डिवोट करने को उनकी कितनी ब्लेसिंग मिलती। तो डॉक्टर का मेरा मेन तो रीज़न ये था कि टू सर्व पीपल को कुछ अच्छा देना, उनको हेल्प करना, उनको रिलीफ फील पेन रिलीफ करना, उनके लिए कुछ करना, पीपल के लिए करके था डॉक्टर का। नीट का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, अभी आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में अभी आ गई। आपको कैसे लग रहा है? खुशी हो रही है? कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है और वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं रात रात भर रोया करती थी, या रात रात भर कल कोई एग्जाम है तो नींद नहीं आती थी कि कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, जो प्रेशर पड़ता था वो दिन याद आ रहे हैं, कितना वो उतना हार्ड वर्क का कुछ पे ऑफ हुआ है, अभी आके पे ऑफ हुआ है।
और मेरे फादर ने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। हमने लाइक रमज़ान में हमारा ऐसा होता था कि रोज़ा खोलने को भी टाइम नहीं होता था। एग्ज़ाम लिखते-लिखते कुछ पानी पी लो या कुछ खजूर खा लो, वैसे ही रोज़ा खोलना। सिर्फ़ 8 ओ क्लॉक को हमारे को भेजते थे तभी खाने का। वो रात में 11 ओ क्लॉक को आते थे, हमारा कॉलेज 10:30 को छूटता था। वो रात में आते थे, सुबह भी लाइक हमारे पास तब स्कूटी है, हम बारिश में भी जाना है, ऐसे भी आना, भीग लेके भी आओ। तो उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। अच्छा, जैसे कि अभी ख़ास करके बहुत सारी लड़कियाँ जो है, वो पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान नहीं देते या फिर उन्हें कोई बनना नहीं है, ऐसा उनका वो अपना माइंड सेटअप कर लिए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो ख़ास करके अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, एजुकेशन की तरफ राग़िब नहीं करते, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? सो बच्चों के लिए जो अपना कुछ फ्यूचर देखना ही नहीं चाहते हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अगर वो अभी नहीं स्ट्रगल करेंगे स्टडीज़ के लिए अपने बोले तो आगे लाइफ में तो उनको स्ट्रगल करना ही होगा। कभी ना कभी हमें लाइफ में स्ट्रगल करना ही होगा। अभी अगर तुम 2 साल कर लो, 3 साल कर लो स्ट्रगल, तुम्हारी आगे की लाइफ पूरी 30-40 साल अच्छे से बीत जाएगी। अगर हम ये 2-3 साल जो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर विदाउट एजुकेशन गए तो थोड़ा भी कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे इलिटरेट बोल के साइड कर डालते। तो अभी अगर वो ये 2-3 साल नहीं पढ़ेंगे तो बाकी के 30-40 साल उनको मेहनत करनी होगी, उनको अभी नहीं तो तभी करनी होगी। सो मेरा तो ये कहना है कि अगर हम फेल भी हो गए चलेगा, बट हमारे को ट्राई तो करना चाहिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। हम एक नहीं, माँ-बाप के लिए क्या पैगाम है? माँ-बाप के लिए माँ-बाप को भी सपोर्टिव होना चाहिए। अगर बच्चा कुछ बोल रहा है कि अब नीट जेईई 2 ही चीज़ नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें अच्छा सक्सेसफुल बन सकता, मे बी वो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट रहेगा, तो उनको प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को, और जो वो इसमें जाना चाहते हैं, जिनका उसमें इंटरेस्ट है, उसमें जाने देना चाहिए और उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब एक-एक माँ-बाप ऐसे रहते कि थोड़े मार्क्स कम आए तो एकदम प्रेशराइज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं। पहले ही बच्चों को ऑलरेडी स्टडी का प्रेशर रहता, उनको सपोर्ट करके अच्छे से ऐसा करे तो वो भी फिर मोटिवेट होके फिर पढ़ते। तो अच्छा, जैसे कि अभी आपके फैमिली में कौन ज़्यादा सपोर्टिव है? कौन आपके साथ ज़्यादा सपोर्ट के साथ में पेश आता है? उसके मुतालिक बताइए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो खुल करके आपको बताना होगा, देखिए, क्योंकि आवाम को जानना है कि माँ-बाप से जब तक सपोर्ट नहीं मिलता बच्चों को, तब तक क्या है, बच्चे इम्प्रूवमेंट नहीं होते, वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाते, वो सही ट्रैक पर नहीं जाते। तो आप है ना, बताइए कि जो कौन आपको सपोर्ट करता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी अम्मी ने किया है, बिकॉज़ उन्होंने कुछ पढ़ाई आपका कहना है कि आपके अब्बू ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया है, सबसे ज़्यादा आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग, सबसे ज़्यादा। वो मेरे को इमोशनली, अब अब्बू तो बाहर होते हैं, अब जब मैं घर में आती हूँ तो मैं सभी जो अपना किस्सा जो भी है सब अम्मी को बताती हूँ, तो वो इमोशनली भी सपोर्ट करती थी। ऐसे नहीं कि स्टडी रिलेटेड, मेरे को थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ तो भी इमोशनली भी सपोर्ट करती थी, समझती थी। अब अब्बू अपना बाहर का काम करते होते तो घर में अम्मी रहते ना। अच्छा। और मेरी बहन है, जब भी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होके जब ऐसे कुछ खोल बैठूँ, यूट्यूब में कुछ लगाऊँ, इंस्टाग्राम में लगाऊँ, आके डाँटती, "क्या क्या कर रही है तू? पढ़ाई क्यों नहीं कर रही?" करके एकदम डाँटने का अच्छा, स्टार्ट जैसे किया। कि आपके घर में कौन-कौन रहता है? आपके सिबलिंग्स के मुतालिक बताइए। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और 1 भाई है। मेरी बड़ी बहन की तो शादी हो गई है और मेरी सेकंड बहन फैशन डिज़ाइनर उसने कंप्लीट किया है और उसकी अप्रैल में अब शादी है। मेरा भाई एसी टेक्नीशियन है और मैंने ये कोर्स किया है। अच्छा है। मतलब आपके जो फैमिली में जो है, आप ही एक डॉक्टर बन रही हैं अभी फ़िलवक़्त। बाकी के जो है शादियाँ हो कर के वो अपने-अपने ससुराल चली जाएँगी, ऐसा आपका कहना है। फिर उसके अलावा क्या आपको खाना-वाना बनाना आता है? खाना-वाना बनाना मुझे नहीं आता। चाय बनानी आती है? नहीं आती। चाय कैसे बनानी आती है वो तो मालूम है। शक्कर, चाय पत्ती, उसकी रेसिपी बताइए प्रॉपर बताइए। पानी को गरम करो, हाँ, शक्कर, चाय पत्ती डालो किसमें डालना है? पानी में। पानी में डालना है? हाँ, बर्तन में डालना है, पानी में डालना है? पानी में। पानी में डालना है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलेगा, कोई बात नहीं, आप एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक को चाय बनाना आ जाए। मुझे भी चाय बनाना नहीं आता। तो मैं सीखना चाह रहा था कि आपसे आप चाय कैसे बनाती हैं? क्योंकि क्या है, एजुकेशन के लिए चाय भी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये दिमाग नहीं खुलता तब तक क्या है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती। तो चाय भी एक तरह का, लोग कहते हैं कि चाय जब तक ना पियो तो दिमाग नहीं खुलता। तो क्या वाक़ई ऐसा होता है? आप चाय कितनी पीती हैं? मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती अच्छा। और जो लोग क्यों कह नहीं पीती हैं आप चाय?
मेरे को चाय नहीं पसंद है। चाय एक हमारे को जो हमारे डॉक्टर सर थे, ज़ूलॉजी सर, उन्होंने बताया था कि जो लोग चाय पीते हैं, अगर उनको एक वक़्त की चाय ना मिले ना, उनका दिमाग खराब हो जाता है। मेरी चाय किधर है, मेरी चाय किधर है? बिकॉज़ चाय ना एक नशे के टाइप हो, मतलब वो टाइम को अगर आपको आदत पड़ गई कि 1-2 साल से आप कंटिन्यू वो टाइम को पी रहे हैं, तो आपको वो टाइम को चाय चाहिए चाहिए। नहीं तो आपका दिमाग एकदम बौखला जाता है कि मेरे को चाय क्यों नहीं मिली मेरी। तो वो एक टाइप का नशा कह सकते हैं आप कि आपको पीना है, और उसमें कुछ ऐसी अच्छी चीज़ है नहीं चाय में अकॉर्डिंग टू मी। उसमें शक्कर डलती है व्हिच एक्ट एज़ पॉइज़न के जैसा वो ये करता है। अगर आप ऐसे ही क्या कुछ पॉइजन के जैसा करता है? क्या करता है? शक्कर अब हमारी बॉडी के लिए एक पॉइज़न के टाइप है। अगर आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, शक्कर से सेल एजिंग जो होती है हमारी, शक्कर की वजह से होती है, जो हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। शक्कर की वजह से क्यों? शक्कर में ग्लूकोज़ होता है, तो इसलिए सेल एजिंग होती है। बहुत सारे नुकसान है, हमारे स्किन को नुकसान है शक्कर के वजह से। डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम भी होता है। हाँ, शक्कर का हमें इसीलिए, जो आपने देखा होगा, जो भी फिट या फिटनेस के बारे में जो बोलते हैं, वो ज़्यादा स्वीट नहीं लेते हैं। इसीलिए शक्कर एक बहुत बुरा काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना चाहिए। और मेरे को चाय पहले से ही नहीं पसंद है पीना। अच्छा। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे अब्बा सिर्फ़ बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं। हमारा कुछ ऐसा है नहीं कि हमारे पास है। इधर से उधर सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट करने का उतना ही काम है। अच्छा। जी। तो और अम्मी आपका मैसेज क्या रहेगा? हाँ, तो मोटिवेशन तब आता है जब हमारे को अंदर से आना चाहिए कि हमको ये एक गोल सेट करना होता है हमारे को लाइफ में। अगर विदाउट गोल अ पर्सन अगर जी रहा है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी है ही नहीं लाइफ में। जो पैसे ही ज़िंदा है, ऐसे ही कुछ जो हो रहा है सब होने दिया जा रहा है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये है हफ्सा बानो वसूर के पेरेंट्स, यानी उनके फादर हैं मोहम्मद ज़करिया वसूर, जो कि एक बिज़नेसमैन हैं। आइए उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी बच्ची को मोटिवेट किया, किस तरीके से वो नीट का एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में वो कितना खुश हैं, उसके अलावा कैसे वो अपनी बच्ची को डॉक्टर की शक्ल में देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हर चीज़ को। थोड़ा सा हम उनसे भी पूछ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ने इस आला तालीम पाने के लिए अपनी करम इनायत फरमाया। उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीवी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने इसे मोटिवेट करके यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि एक तालीम इल्म न होने के बावजूद भी तालीम इल्म की जो कमी है वो अपनी बच्चे के ज़रिए पूरा करके अपना खुशी पूरी परिवार में छाया। मैं इसका भी शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहली बात यह है, जब भी वो पढ़ाई करती थी उसकी माँ उसे अच्छा मोटिवेट करती अच्छा, थी। जो ख़ास करके जो बच्चे नहीं पढ़ते, ख़ास करके जो पेरेंट्स नहीं पढ़ाते, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा दीन इस्लाम भी यही बताता है कि भाई पढ़ो, पढ़ने के लिए कहा गया, और कुरान में भी बताया गया कि भाई सबसे पहले पढ़ो। मगर अफसोस बात कि हमें तालीम इस्लाम को जो है नहीं समझा, तो हमें पीछे हो गए, जिसकी वजह से हर जगह हम कुचले जा रहे हैं। आज हमारे पास सबसे बड़ा वेपन्स जो है वो है एजुकेशन है। एजुकेशन है तो वर्ल्ड में हमें कहीं भी आसानी के साथ जी सकते हैं। वही हमारे पास एक हथियार है जिसके ज़रिए से हमें हर एक जगह कामयाबी का ये हासिल कर सकते हैं। हमारे पास अगर इल्म नहीं है तो समझो कि हमें 0% है। इल्म के माना है नमाज नहीं है, इल्म का माना है हर रोशनी के अंदर देखा जाए दीन कैसे, दीन के अंदर हमें कैसा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, दुनिया को कैसे हम एक दूसरे के साथ कैसा बात करना, क्या सलीका, सारी चीज़ें इसके अंदर इल्म में आ गया। ये इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इल्म नहीं तो समझे कि उन्हें कोरे कागज़ के बराबर है। हुबली धारवाड़ के कमिश्नर श्री एन शशि कुमार ने बच्चे को इसलिए अप्रिशिएट किया कि उसके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी थी। अगर इसके अंदर वो नहीं थी तो वहाँ पे बड़े बड़े रईस लोग आते हैं, उनको उतना वो नहीं करते। बस वो चाहते हैं कि एजुकेशन के ज़रिए से हमारे माशरे को हमें सुधार सकते हैं। एजुकेशन के ज़रिए से हमारे माशरे के अंदर आई ख़राबियाँ, जो शराब पीना हो, जुआ खेलना हो, ड्रग्स लेना हो या छेड़खानी हो, जो भी है गंदे अफराद है, उसको हमें अपनी एजुकेशन के ज़रिए से उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। ये थी MBBS को जो सीट मिली है हफ्सा बानो,
जो कि नीट का एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में उनको MBBS सीट मिल गई है। आज जो हमारे साथ में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बात किया और हर चीज़ को किस तरीके से उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन हो या फिर PUC फर्स्ट और सेकंड हो या फिर जो है नीट के एग्ज़ाम को कोचिंग कैसे लिया और कहाँ से लिया, कौन उनको मोटिवेट किया, किस तरीके से वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके वो अच्छे नंबरों से कामयाब हुई। अब जो है उनको MBBS की सीट मिलने के बाद में वो जो है कोप्पल के कॉलेज में, किम्स कॉलेज में है, उनका दाखिला यानी एडमिशन हो गया है। अब वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से वहाँ पर पढ़ना चाह रही हैं, ऐसा उनका कहना है। इसी तरीके से उन्होंने कहा उनकी माँ ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जबकि उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक तरह की गमगीन थी कि मेरे नंबर्स बराबर नहीं आ रहे थे, तो फिर भी मेरी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। आखिरकार मैंने मेहनत किया, फिर मुझे बहुत से अच्छे नंबरों से मैं कामयाब हुई, तो मैं ख़ास करके मैं अपनी माँ का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया और बहुत हो ज़्यादा नीट का एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में MBBS सीट मिलने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा उनका कहना है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा जो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, बहुत सारे जो वेब है जो चला करके अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जो यंग जनरेशन होती हैं, लड़के लड़कियां होती हैं, उनको वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जो ज़रूरत की अगर कोई चीज़ है तो इस्तेमाल करें, वरना फिर ना करें, ऐसा उनका कहना है। और ख़ास करके जो माँ बाप, जो लड़कियां, जो लड़के जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, उनको उन्होंने कहा कि आप जो है अच्छे तरीके से दिल लगा करके पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अच्छा एजुकेशन को पाने से आपको आपका मुस्तकबिल अच्छा बनेगा, जो बाकी की जो उम्र है वो अच्छे से कटेगी, ऐसा उनका कहना है। बाकी खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।